बच्चों, इस वीडियो में हम आज सैंपल पेपर को सॉल्व करने वाले हैं और यह सैंपल पेपर सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। लेकिन इसका सॉल्यूशन तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ इसका एनालाइज भी करेंगे कि कौन से प्रश्न ज्यादा इंपॉर्टेंट है और किस तरह के प्रश्न आपको करने चाहिए। तो बिना किसी देरी के करते हैं शुरू। नमस्ते, मेरा नाम आशीष है। देखो बच्चों, ये जो आप सामने देख रहे हो ये एक सैंपल पेपर है और ये 2024-25 सीबीएसई वालों के लिए है। हिंदी आधार का ये पेपर है। हिंदी आधार का मतलब हिंदी कोर, जो आपके सिलेबस में आरो वितान ये बुक है उनसे रिलेटेड ये सैंपल पेपर है। लेकिन अगर आपके पास हिंदी इलेक्टिव है, हिंदी ऐच्छिक भी कह सकते हो इसको हिंदी में, तो हिंदी ऐच्छिक या हिंदी इलेक्टिव अगर आपके पास है और उसका सैंपल पेपर चाहिए तो वो वीडियो भी ऑलरेडी बन चुकी है। लेकिन उसके लिए आपको दूसरे चैनल पर जाना पड़ेगा। हिंदी अध्यापक 2.0 नाम से चैनल है। चलिए, फिलहाल हम इस सैंपल पेपर को हम सोल्व कर रहे हैं। इसका कोड है 302। 12वीं कक्षा का है। अधिकतम अंक 80, यानी आपको 80 मार्क्स का पेपर करना होगा। निर्धारित समय आपको 3 घंटे मिलेंगे। चलिए अब बात करते हैं शुरुआत से। देखो बच्चों, जो शुरू में लिखा हुआ है वो होगा अपठित गद्यांश, और पहला प्रश्न तो यही होगा, लेकिन इससे अगला जो प्रश्न होगा अपठित पद्यांश का भी होगा, वो होगा दूसरा प्रश्न यहां पर लिखा हुआ। लेकिन पहले दो प्रश्न हम थोड़ी देर में बात करेंगे इनके बारे में। क्यों? क्योंकि इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। इसका रीजन ये है कि हमें पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा, उसके आंसर ढूंढने पड़ेंगे, तो इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लग जाता है। हम शुरुआत करते हैं अभिव्यक्ति और माध्यम यानी तीसरे प्रश्न से। तीसरे प्रश्न से अभिव्यक्ति और माध्यम से रिलेटेड कुछ प्रश्न आएंगे जो आपको सोल्व करने होंगे। फिलहाल मैं इसके आंसर भी बताता चलूंगा। लेकिन अब जैसे फॉर एग्जांपल ये प्रश्न है, इस एक विषय पर मतलब किसी एक विषय पर 120 शब्दों में रचनात्मक लेखन करना है। एक तरह का अनुच्छेद लेखन ही है जिसमें आपको कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं और उनमें से कोई एक करना होगा। 6 नंबर का होगा। अब इसका आंसर आप अपनी तरफ से लिख देना, क्योंकि इसका आंसर बताने में भी मुझे काफी टाइम लग जाएगा, तो वीडियो काफी लंबी हो सकती है। चलिए फिलहाल हम अगले प्रश्न यानी चौथे प्रश्न से शुरू करते हैं। कुछ प्रश्न दिए हुए अभिव्यक्ति और माध्यम से ही रिलेटेड है, दो अंक के हैं। देखो, पहला प्रश्न है कहानी और नाटक किन बिंदुओं पर समान होते हैं। देखो बच्चों, मैं इसके आंसर बता रहा हूं, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक एक लाइन लिखूंगा, आपको दिखाऊंगा कि क्या आंसर बनेगा इसका। एक एक वर्ड के बारे में नहीं बताने वाला, मैं इसके आंसर बताऊंगा कुछ एनालाइज करते हुए, कुछ हिंट देते हुए आपको मैं थोड़ा कुछ समझाऊंगा, तो उसको थोड़ा समझ लेना। बाकी आप समझदार हो, अगर आपने सिलेबस पढ़ रखा है तो आप खुद कर लोगे, इतना मैं आपको बता दूंगा, समझा दूंगा। देखो, कहानी और नाटक किन बिंदुओं पर समान होते हैं, 2 अंक का है। देखो, कहानी और नाटक की समानता बतानी है, तो समानता क्या है? कहानी में भी चरित्र होते हैं और नाटक में भी चरित्र होते हैं। इस कहानी में भी चरम उत्कर्ष होता है तो नाटक में भी चरम उत्कर्ष, जिसको इंग्लिश में क्लाइमैक्स कहते हैं। और इस तरह के कुछ बिंदु आप लिख सकते हो, यानी जो समानताएं हैं। अप्रत्याशित विषयों पर लेखन से क्या अभिप्राय है? अप्रत्याशित विषय पर लेखन क्या होता है ये बताना है। देखो, अप्रत्याशित मतलब होता है जो बिना देखे हुए, यानी जिस तरह से पहले आपको रटे रटाए निबंध मिल जाते थे और उन पर आपको लिखना होता था, मतलब कुछ आतंकवाद के ऊपर, कुछ ऐसी दहेज प्रथा के ऊपर, इस तरह के टॉपिक्स आपको, यानी सुने सुनाए टॉपिक्स, देखे दिखाए आपको टॉपिक्स मिल जाया करते थे। लेकिन नए और अप्रत्याशित विषय जो होते हैं वो कौन से होते हैं? जो कभी देखे नहीं हुए, जो कभी सुने हुए नहीं है, ऐसे नए टॉपिक जिनके ऊपर उसी समय कुछ लिखना होता है, तो वो होते हैं अप्रत्याशित विषयों पर लेखन। चलिए, रेडियो संचार का कैसा माध्यम है? रेडियो संचार का कैसा माध्यम है, कुछ इस तरह से पढ़ेंगे हम। इसकी कोई 2 सीमाएं लिखी है, मतलब रेडियो जो है वो किस तरह का माध्यम है। देखो, रेडियो एक अच्छा माध्यम है संचार का, लेकिन कुछ इसकी सीमाएं भी हैं। सीमाएं का मतलब जो कुछ बंदिश है, जैसे इसमें दृश्य नहीं हो सकते, है ना, होते ही नहीं है। दूसरा, और क्या कमी हो सकती है या क्या सीमा हो सकती है कि इसमें दर्शकों को बांधना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सिर्फ सुनने का ही एक माध्यम है। एक और कमी है कि इसमें आप किसी भी शब्द को, मतलब अगर कुछ शब्द समझ नहीं आ रहा तो उस शब्द को आप देखने के लिए कोई डिक्शनरी का प्रयोग नहीं कर सकते, या कहीं गूगल का प्रयोग नहीं कर सकते, या कहीं इधर उधर नहीं ढूंढ सकते। क्यों? क्योंकि ये एक रेखीय माध्यम है। एक बार शुरू हुआ तो दूर चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। इसको रोकने का कोई माध्यम नहीं है, सिर्फ बैठकर सुनना पड़ता है। तो का मतलब यही था कि ये एक रेखीय माध्यम होने की वजह से इसमें चिंतन नहीं हो सकता, विश्लेषण नहीं हो सकता, यानी आदमी सोच भी नहीं सकता वो, क्योंकि अगर वो सोचने लग जाए या डिक्शनरी में उसका अर्थ ढूंढने लग जाए तो वो जो वाचक है या जो एंकर है वो अपनी न्यूज, अपनी बातें, अपने शब्द वो और आगे बढ़ा देगा, तो वो रुकेगा नहीं। ये बात थी यहां पर। चलिए, फ्रीलांसर पत्रकार कौन होता है? फ्रीलांसर जो किसी एक समाचार पत्र के लिए काम नहीं करता, बल्कि वो अपने लेवल पर न्यूज को एकत्रित करता है, समाचार को एकत्रित करता है, या फिर कुछ आर्टिकल लिखता है, कुछ ऐसा लिखता है जो अखबार वालों के लिए, यानी समाचार पत्र के लिए उपयोगी होती है। अब वो क्या करता है? वो समाचार पत्र के ऑफिस में जाता है, वहां पर अपनी
न्यूज या अपना आर्टिकल उनको सौंपता है और उसके बदले उसको कुछ पैसा, कुछ पेमेंट मिल जाती है। ये होता है फ्रीलांसर। और दूसरी तरफ जो और पत्रकार होते हैं वो किसी एक समाचार पत्र के लिए ही काम करते हैं। तो ये फर्क है। आगे देखो, नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन के कोई दो लाभ बताएं। मतलब क्या मतलब है इसका मतलब है कि नए और अप्रत्याशित विषय जो आ रहे हैं उन पर अगर लिखना पड़े तो उसके क्या क्या लाभ होने वाले हैं। देखो बच्चों, इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं। क्या होता है, नए और अप्रत्याशित विषय जो आज तक सुने नहीं, जो आज तक देखे नहीं, उनके ऊपर लिखना होता है। तो ऑब्वियस बात है, हमारा जो लेखन कौशल है उसका विकास होता है ना। हम अपनी अभिव्यक्ति क्षमता बढ़ा सकते हैं या बढ़ जाती है, क्योंकि हम ऐसे विषयों पर लेखन कर रहे हैं जो हमने कभी सुने ही नहीं। उससे लिखने की क्षमता, अभिव्यक्ति की कौशलता ये विकसित होती है। इस तरह की बातें यहां पर लिख सकते हैं। चलिए, निम्नलिखित प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़कर किन्हीं दो प्रश्नों के लगभग 80 शब्दों में उत्तर दिए। मतलब दो के देने हैं उत्तर, लेकिन यहां पर तीन प्रश्न दिए गए। वो कौन कौन से प्रश्न है देखो, है ये अभिव्यक्ति और माध्यम से रिलेटेड ही। देखो, प्रिंट या मुद्रित माध्यम में से आप क्या समझते हैं, किन्हीं तीन विशेषताओं को रेखांकित कीजिए। देखो, प्रिंट माध्यम के बारे में बताना है कि होता क्या है, और किन्हीं तीन विशेषताओं के बारे में बताना है। देखो, प्रिंट माध्यम कौन सा है, जो छपने वाला माध्यम है, जैसे कि समाचार पत्र, पत्रिकाएं, ये प्रिंट माध्यम है। और पुस्तकें भी एक तरह के प्रिंट माध्यम ही है, लेकिन फिलहाल इसमें समाचार पत्र की खास बात हो रही है। तो समाचार पत्र मुद्रित माध्यम कहलाता है या फिर प्रिंट माध्यम कहलाता है। इसकी तीन विशेषताओं के बारे में बात करें तो पहली विशेषता तो यह है कि इसके जो शब्द है वो स्थायी होते हैं। स्थायी यानी रुके हुए होते हैं, कहीं भाग नहीं रहे होते। आप 2 साल बाद भी उसको पढ़ोगे तो वैसे के वैसे ही पढ़े जाएंगे, कोई इसमें बदलाव नहीं होगा। यानी ये टिके टिकाए स्थायी शब्द होते हैं। दूसरा, आप इनके खबरों को पढ़कर, यानी समाचार पत्र की खबरों को पढ़कर आप चिंतन कर सकते हैं। कोई भी ऐसा विचार आ गया, कोई भी ऐसी न्यूज आ गई जिसको पढ़कर आप चिंता करना चाहते हैं, यानी चिंता का मतलब चिंतन करना चाहते हैं, सोचना चाहते हैं, विश्लेषण करना चाहते हैं, तो वो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। जबकि टीवी या रेडियो में ये सब पॉसिबल नहीं है। और तीसरी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसको कहीं से भी पढ़ा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि इसको पहले पेज से ही पढ़ा जाए और लास्ट पेज तक इस कंटिन्यू चलने, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर आपको खेल समाचार पढ़ने हैं तो आप किसी भी पेज पर जहां पर खेल समाचार आए हैं वहां से भी पढ़ सकते हो। इसको कहीं से भी पढ़ा जा सकता है, जबकि रेडियो और टेलीविजन में ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो एक रेखीय माध्यम होता है। एक बार अगर शुरू हो गया तो अगर आपको कोई लास्ट की न्यूज सुननी है तो लास्ट तक बैठना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप लास्ट की न्यूज पहले सुन लो। ये कुछ विशेषताएं थी, और भी बहुत सी हो सकती है, आप लिख सकते हैं। उल्टा पिरामिड शैली किस प्रकार के लेखन की बुनियादी शैली होती है, इसके मुख्य 3 भागों को स्पष्ट कीजिए। देखो, उल्टा पिरामिड जो शैली है वो समाचार लेखन की एक बुनियादी शैली है। एक तो उत्तर ये हो गया। इसके अलावा 3 भागों को स्पष्ट करने की बात की है तो इसके 3 भाग है, इंट्रो, बॉडी और समापन। इंट्रो में आप मुख्य 4 ककार पढ़ते हैं। क्या हुआ, कब हुआ, कहां हुआ, किसको हुआ, यानी किसके साथ हुआ, ये खबरें आप पढ़ते हो। लेकिन जो बॉडी और समापन है, इसमें आप 2 ककार के बारे में पढ़ते हो, कैसे हुआ और क्यों हुआ। ये 2 ककार बॉडी और समापन में आ जाते हैं। और कई बार जगह की कमी को देखते हुए समापन को काट भी दिया जाता है, उसकी खास जरूरत होती नहीं है, क्योंकि वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है। इस तरह से आप और बातें भी 3 भागों को स्पष्ट करते हुए लिख सकते हैं। चलिए, खेल पत्रकारिता के महत्व को रेखांकित करते हुए बताइए कि खेल पत्रकार में क्या विशेषता होनी चाहिए। देखो, खेल पत्रकारिता के बारे में बताना है कि अगर कोई इसके बारे में पत्रकार न्यूज कलेक्ट करता है, यानी स्पोर्ट्स की न्यूज अगर वो कलेक्ट करता है, तो उसके अंदर क्या विशेषता होनी चाहिए। किसके अंदर, पत्रकार के अंदर। देखो, पत्रकार के अंदर एक तो सबसे बड़ी विशेषता होनी चाहिए कि उस खेल के बारे में जिसकी वो जानकारी दे रहा है उसकी जानकारी हो, उसके नियमों की जानकारी हो, नियमों के बारे में भी पता हो। इसके अलावा उसकी पढ़ाई भी इस विषय पर हुई हो तो और भी बेहतर है। इसके अलावा जो उसके पुराने रिकॉर्ड है, मतलब उस खेल के पुराने रिकॉर्ड है, उनको ध्यान में रखना उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह से आप और भी बातें लिख सकते हो। ये तो मैं आपको थोड़ा हिंट दे रहा हूं, जिसको आप विस्तार करोगे तो बहुत अच्छे से हो जाएगा। चलिए, मैं आगे बढ़ता हूं। देखो, अब एक प्रश्न आया है जिसमें कुछ नहीं, मतलब एक ही पैराग्राफ है और उस एक पैराग्राफ के नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, और वो प्रश्न एमसीक्यू बेस्ड है। लेकिन उससे पहले आपको ये कविता के बारे में पता होना चाहिए। देखो, पहली लाइन को पढ़कर ही आपको समझ आ जाना चाहिए, या आ भी गया होगा कि कौन सी कविता से है। तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि कौन सी कविता से एक प्रश्न लिया गया है। देखो, सॉरी, कौन सी कविता से ये पैराग्राफ लिया गया। फिर बार बार गर्जन वर्षण है मूसलाधार। समझ आ गया होगा। चलिए, मैं आगे बढ़ता हूं, तब तक आप कमेंट कर दीजिए कि कौन सी कविता से। क्रांति का लाभकारी वर्ग होता है। अब पहला प्रश्न है और पहले प्रश्न के नीचे 4 ऑप्शंस दिए गए, उनमें से आपको छांटना है, और छांट कर मुझे एक बार कमेंट में जरूर बताना। वीडियो को रोक लेना चाहे तो वीडियो को रोक कर पहले कमेंट करना, और फिर देखना कि आपका आंसर सही होता है या गलत। तो ये एक बार जरूर करना, क्योंकि कमेंट करने का मतलब यही है कि मैं भी देखना चाहूंगा कितने बच्चे सही जवाब दे रहे हैं। चलिए, क्रांति का लाभकारी वर्ग होता है पूंजीपति। मतलब इसका क्या है कि क्रांति से
किसको लाभ मिलता है यह पूछा गया कि पूंजीपतियों को मिलता है छोटे पौधे, बड़े पौधे, पेड़ या फिर शोषित वर्ग। इसका सही उत्तर आएगा शोषित वर्ग। क्यों? क्योंकि जिसका शोषण हो रहा है उसको ही फायदा मिलेगा क्रांति से, नहीं तो पूंजीपति ही लाभ ले लेते हैं। चलिए अगले अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। गगनस्पर्शी स्पर्धा पंक्ति के अनुसार दिए गए कथनों पर विचार करते हुए सही कथन का चयन कीजिए। अब इस लाइन को ध्यान से पढ़ लीजिए और अगर पूरी पढ़नी है तो ऊपर पैराग्राफ में जाकर पढ़िए। चलिए, आसमान को छूने की कोशिश, इसका क्या मतलब है यह बताना है। बादलों को छूने की चाह, अत्यधिक महत्वाकांक्षी होना या फिर चुनौतियों का सामना करना। अब इन चार में से आपको इस पंक्ति का भाव बताना है। देखो सही भाव है अत्यधिक महत्वाकांक्षी होना, मतलब ज्यादा इच्छा रखना, ज्यादा पाने की चाह रखना। ये है गगनस्पर्शी स्पर्धा, यानी आसमान से भी स्पर्धा रख रहे हैं, इसलिए इसका उत्तर ये आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। क्रांति के डैश के जैसे वर्जन गर्जना। अब डैश भरना है हथियारों, बादलों, वीरों, मूसलाधार। अब वैसे तो इन चारों शब्दों को पढ़कर ही समझ में आ गया होगा आपको कि कौन सा आंसर है, लेकिन फिर भी कमेंट कर दीजिए और फिर अब मैं बताता हूं इसका आंसर। देखो ये जो दूसरा है ना बादलों, ये आएगा इसका आंसर। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित, थोड़ा सा ऊपर करके दिखा देता हूं आपको। देखो निम्नलिखित कथन और कारण को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही विकल्प चुनकर लिखिए। अब ये दो वाक्य आपको ध्यान से पढ़ने हैं और उसके हिसाब से आपको नीचे आंसर देने हैं। देखो, क्रांति से शोषकों के शोषण का अंत संभव है। देखो ये बात तो सही लिखी हुई है। क्रांति शोषितों के अधिकार सुनिश्चित करवा पाती है। दूसरी लाइन को दोबारा और ध्यान से पढ़ना कि क्रांति शोषितों के अधिकार, शोषित मतलब जिसका शोषण हो रहा है, उनके अधिकार सुनिश्चित करवा पाती है। क्या ये दोनों सही हैं? देखो कथन ए सही है, कारण आर गलत है। देखो ये गलत है। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही जो लाइन है ना ये बिल्कुल सटीक है, इसीलिए सही वाला ढूंढना है। इसमें एक सही है, कारण आर सही है, ये दोनों, सॉरी यहां पर सही नहीं है लिखा हुआ है तो ये भी गलत आएगा। कथन ए और कारण दोनों सही हैं, किंतु कारण आर उसकी सही व्याख्या नहीं करता, तो ये भी गलत हुआ। जो अगला है कथन ए सही है और कारण आर दोनों सही हैं, मतलब कथन ए भी सही है तथा कारण आर दोनों सही हैं, कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है, ये सही आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तेज बरसात या क्रांति से कौन धाराशायी हो जाते हैं? गरीब और अमीर लोग। क्या गरीब और अमीर लोग दोनों ही धाराशायी हो जाते हैं क्रांति से? नहीं, ये तो दोनों ही गलत हो गए। बड़े वृक्ष छोटे पौधे, ये भी गलत है। बड़े वृक्ष और पूंजीपति ये हो सकते हैं। आगे पढ़ लेते हैं तब तक, क्योंकि ये भी सही हो सकता है और अगला भी सही हो सकता है, तो इसीलिए वो भी देख लेते हैं। बड़े वृक्ष और सर्वहारा मतलब जो सभी ओर से हार चुका है, यानी शोषित वर्ग, देखो वो भी गलत हो गया। तो ये जो तीसरा ऑप्शन है ना वो सही है। क्यों? क्योंकि जो ये ऑप्शन है ना इसमें शोषित वर्ग भी आ गया, और जबकि इसमें दोनों ही पूंजीपति थे, यानी इंडिकेट कर रहे थे बड़े वृक्ष का मतलब बड़े लोग, और पूंजीपति लोग भी बड़े लोग ही हो गए। तो ये दोनों ही इंडिकेट कर रहे हैं किसको? कि ये बरसात और क्रांति से धाराशायी हो जाते हैं, यानी गिर जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़कर किन्हीं दो प्रश्नों के लगभग 60 शब्दों में उत्तर देने हैं। दो प्रश्नों के उत्तर देने हैं। 3 आपको प्रश्न मिलेंगे लेकिन करने 2 होंगे, हम यहां पर 3 ही करेंगे। देखो, दिन ढलने के बाद लौट रहे राही के कदम शिथिल क्यों हो जाते हैं? पाठ 1 गीत के आधार पर उत्तर दीजिए। दिन ढलने के बाद राही के कदम ढीले क्यों हो रहे हैं? क्योंकि उसका इंतजार करने वाला वहां पर कोई नहीं है, जिसको सोचकर, जिसको मन में बिठाकर, जिसको ध्यान करके उसके जो कदम है वो ढीले हो जाते हैं। चलिए, पाठ कवितावली के आधार पर स्पष्ट करें कि क्या तुलसी युग की समस्याएं आज भी विद्यमान है? हां, क्योंकि आज भी आर्थिक समस्या होती ही रहती है और आज भी बेरोजगारी, गरीबी की समस्या ज्यों की त्यों देखने को मिलती ही है। तो ये चीज आज भी विद्यमान है। हां, कुछ हद तक सुधार हो सकता होगा। चलिए, छोटा मेरा खेत कविता में कवि कागज को खेत का ही रूप क्यों मानता है? वो इसीलिए मानता है क्योंकि वो कवि का ही रूप अपने आप को मान रहा है और किसान का रूप अपने आप को मान रहा है। मतलब कवि तो वो खुद है ही, लेकिन किसान की तुलना करते हुए अपने आप को वैसा ही दिखाता है। क्यों? क्योंकि जिस तरह से किसान अपने खेतों में कर्म करता है, ठीक वैसे ही कवि अपना कर्म उस कागज पर उतारता है। बस सिमिलरिटी यही होती है, थोड़ा अंतर यही होता है कि वो फील्ड पर काम कर रहा है, खेत में काम कर रहा है, और दूसरी तरफ वो कागज पर काम कर रहा है, यानी कवि कागज पर काम करता है। बस फर्क इतना है। चौकोना खेत उसके पास भी है, चौकोना खेत उसके पास भी है। कवि कर्म और किसान कर्म में फर्क बताते हुए या तुलना करते हुए समानता दिखानी है आपको इस प्रश्न में। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़कर किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 40 शब्दों में उत्तर देना। देखो बच्चों, ये भी कुछ प्रश्न है, 3 प्रश्न है, लेकिन करने 2 हैं, और ये भी कविता से रिलेटेड थे, और ऊपर जो हमने अभी पढ़े हैं वो भी कविता से रिलेटेड थे, लेकिन वो 3-3 अंक के थे और ये अब 2-2 अंक के आ गए, यानी थोड़ा छोटे रूप में लिखना है कविता से रिलेटेड। देखो, कविता बात सीधी थी पर में किसी बात को पेचीदा कैसे किया जा सकता है? पेचीदा यानी मुश्किल। अब मुश्किल किसी बात को करना हो तो उसके लिए हमें सिर्फ इतना ही करना होता है
कि शब्दों को मुश्किल कर दो, है ना, शब्दों के हेर फेर करना शुरू कर दो, बात को अगर खुद ना समझ में आए तो फिर हम ऐसा कर ही दिया करते हैं, तो उससे बात पेचीदा हो जाती है। और इस तरह की और भी चीजें हो सकती है, लिख सकते हो आप। चलिए, कैमरे में बंद अपाहिज कविता आज के मीडिया पर प्रासंगिक व्यंग्य है। कैसे? कैमरे में बंद अपाहिज जो कविता है वो आज के मीडिया पर व्यंग्य करती है। कैसे? दरअसल होता क्या है कि आज की जो मीडिया है वो सिर्फ टीआरपी के लिए, अपना उद्देश्य उनका सिर्फ इतना ही होता है कि कार्यक्रम सफल हो जाए, उसके लिए वो किसी हद तक भी जा सकते हैं। जिस तरह से कैमरे में बंद अपाहिज कविता में एक अपाहिज व्यक्ति को बिठाकर उससे कुछ बेतुके प्रश्न पूछे जाते हैं, उसको रुलाने की कोशिश की जाती है सिर्फ और सिर्फ इस बात के लिए कि उनका कार्यक्रम सफल हो जाए, उनकी टीआरपी बहुत आएगी, ऐसा सोचकर वो कार्यक्रम बनाते हैं। तो ये आप उत्तर लिख सकते हैं। रुबाइयां पाठ में आंगन में ठुनक रहा है, जिद आया है, बालक तो है ही, चांद पे ललचाया है में व्यक्त बालपन को रेखांकित करे। बालपन को रेखांकित करना है कि वो बच्चा है और कुछ ऐसी चीज पाने के लिए लालायित है या जिद कर बैठा है जो उसको मिल नहीं सकती, लेकिन मां उस बच्चे की भावनाओं को समझती है और उसकी जिद को जैसे तैसे पूरा करती है। तो इसमें उसके बचपन, उसके बच्चे होने के भाव निहित थे, वो आपको बताने थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ ऐसे प्रश्न हैं, कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा जो गद्य खंड से रिलेटेड होगा। क्या एक पैराग्राफ दिया हुआ है, पढ़कर समझ में आ गया वो कौन से पार्ट से रिलेटेड है? कमेंट में जरूर बता देना। देखो, मैं सोचता हूं कि पुराने का यह अधिकार लिप्सा, यहां तक पढ़कर भी अगर समझ में आ गया ना तो इसका मतलब आप अच्छी रिवीजन करते हो, अच्छा पढ़ते हो। तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि कौन से पार्ट से है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मतलब ये पैराग्राफ पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं क्योंकि आपने पार्ट पढ़ा हुआ होगा। चलिए, वैसे आपको एग्जाम में पढ़ने की जरूरत है ये पैराग्राफ, कहीं उसमें भी ना पढ़ो। फिलहाल ये सैंपल पेपर कर रहे हैं तो मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं। गद्यांश के अनुसार मूर्ख क्या समझते हैं? क्या समझते हैं? जहां है वहीं पर बने रहेंगे। प्राण और कालाग्नि में संघर्ष निश्चित है कि वे बहुत भोले भाले हैं, बदलाव आवश्यक है। देखो, तीन ऑप्शन तो बिल्कुल निराधार है, गलत है। बहुत आसान सा प्रश्न है। मूर्ख क्या समझते हैं? जहां हैं वहीं पर बने रहेंगे। ये पैराग्राफ में भी आया हुआ है, पाठ में भी आया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये उत्तर सही आएगा। आप कमेंट बॉक्स में भी सही उत्तर बताते रहना, मैं पूछूं भी तो फिर मुझे भी तो पता चले किस लेवल के हो आप, किस तरह की रिवीजन आपने करी है, किस तरह की आपने ये सिलेबस किया है। चलिए, पुराने फूल पत्तों को यह क्यों समझना आवश्यक है कि झड़ना निश्चित है? क्योंकि तुलसीदास ने इसे ही सत्य माना है। क्या इसीलिए? महाकाल देवता के कोड़े चलने के कारण, या फिर जन्म और मृत्यु जगत का प्रामाणिक सत्य है, ये जन्म और मृत्यु के आपसी संघर्ष के कारण? क्या इन चार में से कौन सा सही उत्तर है? जल्दी से एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। इसका सही उत्तर आएगा जन्म और मृत्यु जगत का प्रामाणिक सत्य है, इसीलिए इनको समझना आवश्यक है कि झड़ना निश्चित है। ये इंसान के लिए आई थी, वैसे पत्तों के लिए नहीं। पाठ को पढ़कर समझ आ गया होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए गद्यांश के अनुसार सही कथन का चयन कीजिए। देखो, अफसोस जीवन का सच है, जो चीज फलती फूलती है उसका अंत निश्चित है, न्याय का चक्र गतिमान है, अधिकार प्राप्ति संघर्ष से ही संभव है। इन चारों में से, वैसे आसान सा है, इन चारों में से जो सत्य है वो आपको, मतलब इस पैराग्राफ के अनुसार वो आपको टिक करना है। देखो, अफसोस जीवन का सच है, ये कोई जवाब नहीं हुआ, इसका उत्तर ही गलत है। जो चीज फलती फूलती है उसका अंत निश्चित है, इसके बारे में अभी हमने पढ़ा, अभी जस्ट, तो ये ठीक आएगा, बाकी दो गलत ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कॉलम 1 और कॉलम 2 दिए हुए हैं, इसको सुमिलित करना है। देखो, अब कॉलम 1 में पढ़ो, जीवन का सत्य, और इधर है अधिकार लिप्सा, दुरंत प्राणधारा, बुढ़ापा और मरणशीलता। जीवन का सत्य क्या है? जीवन का सत्य है बुढ़ापा और मरणशीलता। जीवन की स्थिरता, जीवन की स्थिरता है कि अधिकार लिप्सा, ये जो पहला है ये आएगा। और तीसरा है जीवन की गतिशीलता, दुरंत प्राण धारा। देखो, कुछ इस तरह से ये सुमिलित होंगे। वैसे एक आपको पता चल जाए ना तो लगभग बाकी पता चल ही जाते हैं। तो जीवन का सत्य हमें देख लिया कि बुढ़ापा भी आएगा और मरणशीलता भी आएगी। अब पहले और तीसरे का मिलन हो रहा है, तो पहले का तीसरे से मिलन कहां पर हो रहा है? देखो, इसमें सिर्फ और सिर्फ इसी में ही हो रहा है, पहले से तीसरे का, बाकी तो सब अलग है। तो ये सही उत्तर आएगा। कितना आसान था। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है गद्यांश का केंद्रीय भाव स्पष्ट करना है। देखो, केंद्रीय भाव बताना है कि सभी को अपने प्राण प्रिय है, स्थिर रहना भोलापन है, स्थिरता संघर्ष से आती है, या फिर परिवर्तन प्रकृति का नियम है। देखो कितना सही सटीक उत्तर है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, ये इसका सही भाव था। ये बताना ही लेखक का उद्देश्य भी था। चलिए, स्थिरता संघर्ष से आती है, स्थिरता तो रखनी नहीं, स्थिरता से तो बल्कि नुकसान होगा। स्थिर रहना भोलापन है, ये भी एक गलत ही उत्तर हुआ क्योंकि ये भाव नहीं है इसका। सभी को अपने प्राण प्रिय है, इसका भाव, इस पैराग्राफ का या इस पाठ का भाव ये नहीं हो सकता। तो ये तीनों ही गलत थे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
अब कुछ प्रश्न ऐसे दिए हुए हैं जो गद्य खंड पर आधारित है, लेकिन 3-3 अंक के हैं, फिर उसके बाद 2-2 अंक के भी आएंगे। फिलहाल हम पहले ये पढ़ लेते हैं। भक्तिन पाठ के आधार पर पंचायत द्वारा किए गए अन्याय पर टिप्पणी कीजिए। देखो, पंचायत द्वारा जो अन्याय किया गया है, क्या वो सही है? अगर आपको सही लगता है तो सही का, और अगर गलत लग रहा है तो उसके बारे में कुछ लाइन लिख देना कि क्या गलत हुआ है उसके साथ, बस वही उसका उत्तर आएगा। और एक बात ध्यान रखना, कभी भी पॉइंट वाइज मत लिखना। मतलब पूरे पेपर में 2-1 प्रश्न ऐसे हो सकते हैं जिनमें आपको पॉइंट वाइज लिखना पड़े। पॉइंट वाइज मतलब नंबर 1, नंबर 2, इस तरह से उत्तर लिखना पड़े, है ना, कि इस उत्तर का, इसके जो कुछ पॉइंट्स हैं वो ये हैं, इसके उसके हिसाब से आपको नंबर भी मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो हर प्रश्न के उत्तर पॉइंट वाइज लिख लेंगे तो ये कितना गलत होगा आपके साथ, मतलब बहुत ज्यादा मार्क्स कटवा बैठोगे। हर प्रश्न का उत्तर पॉइंट वाइज नहीं लिखना, तो ये बात थोड़ा ध्यान रखना। कई बच्चे ये गलती करते हैं और शायद आप में से भी करने वाले हों आगे आने वाले एग्जाम में। क्या आपकी सोच ऐसी थी? तो अगर थी तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, करना मत वैसे। चलिए, बाजार दर्शन पाठ के आधार पर बताइए कि भगत जी का व्यक्तित्व बाजार को कैसे सार्थकता देता है। देखो, भगत जी का व्यक्तित्व सार्थकता कैसे देगा? वो इसीलिए देगा क्योंकि जो भगत जी का मन है वो स्थिर है। स्थिर है का मतलब वो जानता है, या यूं कह सकते हो भरा हुआ है। उनको पता है कि मुझे बाजार से क्या चाहिए। वो जो उद्देश्य लेकर बाजार में जाते हैं वही चीज लेकर आ जाते हैं। अन्य जो बाजार है वो फला फुला रहे इसका आशीर्वाद जरूर देते हैं, उनको और चीजें नहीं चाहिए होती। लेकिन एक आम इंसान जब बाजार जाता है उसको पता नहीं होता कि उसको क्या चाहिए, तो वो बहुत सारी चीजें उसको आकर्षित करती हैं और लेने को आतुर हो जाता है। उससे वो बाजार की सार्थकता नहीं हो सकती, क्योंकि उससे महंगाई बढ़ती है। जो चीज तुम्हें चाहिए नहीं, क्यों ले रहे हो? उसकी डिमांड बढ़ेगी। जब डिमांड बढ़ेगी तो वो फिर चीज, वो वस्तु महंगी होगी। इससे बाजार सार्थक नहीं होगा बल्कि असफल होगा, असार्थक होगा। सार्थक मतलब सफल। चलिए, इस तरह के आंसर आप लिख सकते हो। काले मेघा पानी दे, काल मेघा लिखा हुआ है, मिसप्रिंट हुआ है, काले मेघा पानी दे, विज्ञान के तथ्य पर सहज प्रेम की विजय है। ये पूरा पाठ इसी बारे में है, इसी को आज स्पष्ट करना है। मतलब विज्ञान के साथ साथ सहज प्रेम कितना मात्रा में होना चाहिए, ये दिखाता है ये पाठ। मतलब विज्ञान क्या कहता है कि अंधविश्वास को वो अंधविश्वास कहता है, लेकिन किसी वस्तु पर सहज प्रेम भी दिखाना ये कितना बड़ा सत्य है। विज्ञान इस बात को माने या ना माने, लेकिन सहज प्रेम होना ही चाहिए। कहने का भाव ये था कि जिस तरह से जीजी और उसके जो उसका भाई है, मुंह बोला भाई कह सकते हो, लेखक कह सकते हो, दोनों के बीच का जो संबंध दिखाया गया है वो अब इस प्रश्न में लिखना है। बस इतना ही कर देना, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। चलिए, अब निम्नलिखित प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़कर, अब कुछ ऐसे प्रश्न जो 2-2 अंक के हैं। लुट्टन पहलवान की किन 2 चारित्रिक विशेषताओं को आप अपने जीवन में समायोजित करना चाहेंगे? 2 चारित्रिक विशेषता। एक तो ये कि वो जिजीविषा रखने वाला इंसान है, मतलब जीने की इच्छा, हार नहीं मानता, प्रेरित करता है बल्कि दूसरों को। जहां बीमारी ने सबको घेर रखा था वो उस बीमारी से लड़ रहा था, वो लड़ने की प्रेरणा दे रहा था। कैसे? ढोलक बजाकर ही सही, लेकिन वो प्रेरित कर रहा था। दूसरा, उसके संघर्ष, हर मोड़ पर उसने संघर्ष किया। बचपन से लेकर युवा बुजुर्ग तक भी होने वाला था या हो चुका था लगभग, तो उस समय तक भी उसने काफी संघर्ष किया है। मतलब हर मोड़ पर उसे संघर्ष देखने को मिला। तो ये संघर्ष में प्रवृत्ति उसकी अपना ली जाए तो कितनी अच्छी बात हो। चलिए, इस तरह की बातें आप लिख सकते हो और भी लिख सकते हो। शीरीष के फूल पाठ के आधार पर स्पष्ट करें कि लेखक गांधी जी और शीरीष को एक समान क्यों मानता है? क्यों? क्योंकि गांधी जी और शीरीष दोनों ही कालजयी अवधूत हैं। कालजयी अवधूत यानी समय को जीतने वाले ऐसे सन्यासी हैं। ये दोनों को कोई परवाह नहीं है कि धूप आए या छांव आए या बरसात हो, इस तरह की कोई परवाह नहीं होती। गांधी जी को इन चीजों की परवाह का मतलब, चाहे देश में कैसा ही बवंडर हो रहा हो, अपनी राह पर चलते थे, अपने आदर्शों को मानते थे, अपने आदर्शों पर चलते थे। ये दोनों में समानता है, इस तरह के आप बता सकते हो। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के अनुसार दास्ता की व्यापक परिभाषा क्या है? दास्ता क्या है? दास्ता सिर्फ कानूनी पराधीनता नहीं है। दास्ता सिर्फ इतना ही नहीं है कि जेल में डाल दिया गया और बंद कर दिया, उसको गुलाम बना लिया। ये सिर्फ यही दास्ता नहीं है, इसके साथ साथ वो भी दास्ता है जो कोई एक आदमी को एक ही काम पर बांध दिया जाए। एक ही काम पर बांधने का मतलब क्या है कि अगर उसको अपने अनुसार पेशा बदलने की अनुमति न दी जाए, उसको उसी काम में निर्धारित करके एक काम में बांध दिया गया, वो भी एक तरह की दास्ता ही है, वो भी एक गुलामी ही है कि वो उसी काम में बंधा बैठा है। ये सबसे बड़ी गुलामी होगी। चलिए, ऐसा ही कुछ आप भी लिख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। देखो आगे है निम्नलिखित प्रश्न। अब कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आपकी दूसरी बुक यानी वितान से रिलेटेड हैं, और वितान से रिलेटेड कुछ 3 प्रश्न हैं और 5-5 अंक हैं। 2 के उत्तर देने हैं आपको, और इसी तरह से आपको सैंपल पेपर और भी चाहिए, यानी अगला पार्ट भी चाहिए, कहीं
और अच्छा सैंपल पेपर भी ले आऊं, ऐसा अगर आप चाहते हो तो सैंपल पेपर 2 लिखकर कमेंट में लिख देना। क्यों? क्योंकि अगर ज्यादा डिमांड आती है, ज्यादा कमेंट्स आते हैं, तो इस पर बहुत जल्दी एक और वीडियो आ जाएगी जिससे आपकी थोड़ी और रिवीजन हो जाएगी, थोड़ा और अच्छे से आपको पता चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। बाकी आपकी इच्छा है। चलिए देखो, कहानी सिल्वर वेडिंग के आधार पर उन भारतीय जीवन मूल्यों को समझाएं जो समय के साथ बदल रहे हैं। देखो बच्चों, सिल्वर वेडिंग के जो जीवन मूल्य हैं वो आपको बताने हैं कि किस तरह से समय के अनुसार बदल रहे हैं। जिस तरह से बच्चों की असहमति होती है, वो असहमति किस वजह से हो रही है? क्योंकि उनके विचार बदल गए, विचार अलग हो गए। उनके जो पिता, उनके जो दादा हैं, उनके विचार अलग थे, है ना? तो इस वजह से विचारों के बदलने का कारण ही ये हो रहा है कि समय के अनुसार वो विचार बदलते चले जा रहे हैं। और वही जीवन मूल्य, जैसे कोई एग्जांपल लेकर आप बता सकते हो, जैसे कि इसी पाठ के अनुसार लिया जाए तो जिस तरह से उसकी लड़की जीन और टॉप पहनती है, लेकिन उसके पिता को ये चीज समहाउ इम्प्रॉपर लगती है, और इसी तरह की और भी असहमति आप दिखा सकते हैं, जैसे रिश्तेदारी को निभाना। ये सारी चीजें आपने पाठ में पढ़ी हैं, उसमें से 2, 4, 5 लिख देना, काफी होंगी। चलिए, कविता के प्रति लगाव के बाद लेखन के अकेलेपन को लेकर धारणा क्यों बदल गई? देखो, जब लेखक कविता, ये पाठ है जूझ पाठ के अनुसार आपको जवाब देना है। तो जब कविता लिखता था वो, तब वो अकेला रहना चाहता था। क्यों? क्योंकि वो उस कविता को लिखकर गाना चाहता था, इवन नाचना चाहता था। तो वो ऐसा तभी कर पाता जब वो अकेला हो। लेकिन अगर वो उसके साथ कुछ लोग हों तो वो ऐसा करने में झिझकेगा, शर्माएगा, वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा उसके लिए। इसीलिए अब वो ज्यादा से ज्यादा अकेला रहना चाहता है। जबकि कविता लिखने से पहले की स्थिति ये थी कि वो चाहता था कि कुछ लोग और भी हों उसके साथ आसपास। क्यों? क्योंकि वो उससे बातें करे, उसके बारे में जाने समझे, या यूं कह सकते हो कि वो टाइम पास कर सके। बस इतना ही कह सकता हूं। तो ये सारी चीजें उसके जीवन में बदलाव आई, वही बात आपको यहां लिखनी है। और बच्चों, अगर आप ये चैप्टर्स, ये पूरा सिलेबस अगर आप नहीं पढ़ पाए तो लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फ्री क्रैश कोर्स का। लिंक के ऊपर क्लिक करना, आपको एक कोर्स मिलेगा जो कि बिल्कुल फ्री होगा। आपको आपकी क्लास से रिलेटेड A to Z सिलेबस एक ही पेज पर देखने को मिल जाएगा। कहीं भी आपको भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उस लिंक को जरूर क्लिक कर लेना, लेकिन इस वीडियो के बाद। ये आपको बहुत फायदेमंद होगा ये कोर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि आप पर्यटक के रूप में मोहनजोदड़ो जाएं तो आप क्या क्या देख सकते हैं, मतलब वहां पर क्या क्या चीजें मौजूद हैं। आप अगर भ्रमण करने गए हैं तो क्या क्या देखोगे, ये सारी बातें यहां पर आएंगी। अब आपको कैसे पता चलेगा मोहनजोदड़ो के बारे में? पाठ को पढ़कर। अतीत में दबे पांव नाम है पाठ का, वो पढ़ लिया होगा तो आपको पता है कि मोहनजोदड़ो में क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं, वो आप देखेंगे। उसके बारे में थोड़ी सी व्याख्या करनी है आपको इस प्रश्न में, ठीक है? और बच्चों, आपको पीवाईक्यू भी पढ़ने चाहिए। पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इससे भी आपको बहुत बेनिफिट होगा, जिससे आपको पता चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इसके साथ साथ रिवीजन पर भी आपको जोर देना है। आपका सिलेबस पूरा हो गया होगा, लेकिन रिवीजन अगर नहीं हो रही या कम हो रही है तो बच्चों करनी चाहिए। उसके लिए भी मैं आपको एक चीज बता देता हूं, आप सोशल मीडिया पर आ जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सोशल मीडिया पर, खासतौर पर टेलीग्राम पर, मैं आपको हर रोज रिवीजन करवा रहा हूं। कुछ ऐसे प्रश्न दे रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए। तो वो दोनों चीजें आपको सोशल मीडिया पर मिल जाएंगी, यानी पीवाईक्यू भी और रिवीजन भी। ये दोनों चीजें आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएंगी, हर रोज प्रोवाइड हो रही है। तो उसको जरूर फॉलो करना। और हाँ, आपके मार्क्स कितने, यानी कितने प्रश्न सही हुए, कितने गलत हुए, एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में बता देना। और अगर आप मुझसे पर्सनल बातचीट करनी है तो सभी सोशल मीडिया लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ जाइए, बातचीत करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।